एमपी एग्जाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपनी टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट है जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 5 है और इसमें हम मध्य प्रदेश एवं लूसेंट के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारी 10 यूनिट टेस्ट लगने वाले हैं और 10 एफएलटी आने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अपनी जो एफएलटी है, अपनी पीएससी की तैयारी है, उसको करते रहिए। तो अभी अभी 20 टेस्ट और बचे हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मालूम चलता रहे कि जो टेस्ट है वो अपलोड हो गया है। तो देखिए, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि पहले हम टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट के साथ में ही हम उसके आंसर देखते जाते हैं। तो देखिए, आज हमारा टेस्ट 5 है और इस टेस्ट 5 की हम जो व्याख्या देखते हैं उस व्याख्या को देख रहे हैं। और अगर आप पिछले टेस्ट देना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एमपीपीएससी जो एफएलटी वाली प्ले लिस्ट है उसको जाकर देख लें, वहाँ से आपके लिए और जो टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। आज हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका देखिए, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बटियागढ़ दमोह अभिलेख किस शासक का उल्लेख मिलता है। बटियागढ़ के जो दमोह अभिलेख है उसमें किस शासक का उल्लेख मिलता है? मोहम्मद तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का या इब्राहिम लोदी का? तो इसमें किसका जो जिक्र मिलता है? तो देखिए, बटियागढ़ दमोह अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक के आधिपत्य का वर्णन दिया गया है। किसका दिया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के, जिसमें बताया गया है कि बटियागढ़ में एक बावड़ी, एक बगीचे का निर्माण करवाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अतिरिक्त धार के किले का निर्माण भी किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किन के मध्य हुई थी? किस किस के मध्य जो है मंदसौर की संधि हुई थी? कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। तो अंग्रेजों और होलकरों के बीच, अंग्रेजों या सिंधिया के बीच, अंग्रेजों या भोपाल के जो नवाब थे उनके बीच, इनमें से कोई नहीं। तो किस किस के बीच जो संधि है वह हुई थी मंदसौर की? तो देखिए, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में अंग्रेजों व होलकरों के बीच हुई थी। इस संधि के अंतर्गत पहाड़ों का दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा था। अंग्रेजों इसमें हार गए थे, इसलिए जो संधि है अंग्रेजों और होलकरों के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को दक्षिणी क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र, वह अंग्रेजों को देना पड़ा था। किसको? देखिए, सॉरी, अंग्रेज नहीं, जो अंग्रेजों को देना पड़ा था, मतलब अंग्रेजों को मिला था। और हारे कौन थे? होलकर हारे थे इसमें। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। देखिए, 1857 के स्वतंत्र संग्राम में सागर में किसने विद्रोह किया था? तो सागर में किसने विद्रोह किया था? देखिए, वीर सिंह बुंदेला ने किया था, मदन लाल ने, या सायदत खान ने, या फिर शेख रमजान ने? तो जो 1857 का विद्रोह था उसमें देखिए किसने नेतृत्व किया था सागर का? तो किया था शेख रमजान ने, सागर में नेतृत्व किया था। सादत खान ने कहाँ पे किया था? हमें पता है, इंदौर में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध कब किया गया था? देखिए, 1907 को, 1904 को, 1916 को या 1922 को? कब किया गया था अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध? देखिए, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध हुआ था मध्य प्रदेश में जो है 1900 किसमें हुआ था? 1900 हुआ था 4 में। 1907 में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। इसके अलावा 1916 में जो बात करें तो सिवनी में विद्रोह हुआ था। और इसके अलावा 1938 में जो है भोपाल के जो प्रजामंडल है वहाँ पे उसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से जो है अंग्रेज शिक्षा पद्धति का कब विरोध हुआ था? तो हमें याद रखना है 1904 को हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा वो क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश के समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाले कथन को देखना है। देखिए, मध्य प्रदेश लोकरंग समारोह का आयोजन भोपाल में होता है, कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, किशोर कुमार समारोह जो है वह सागर में होता है, या सुभद्रा कुमारी समारोह जो है जबलपुर में होता है। तो इनमें से कौन सा गलत है? देखिए, 3 सही हैं और 1 गलत है। तो वह कौन सा गलत है हमारा? देखिए, किशोर कुमार समारोह जो है सागर में, किशोर कुमार समारोह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होता है, ना कि सागर में। सागर में तो पद्माकर समारोह का आयोजन होता है। तो कौन सा हमारा गलत हो जाएगा? सवाल गलत हो जाएगा कि किशोर कुमार का आयोजन कहाँ पे होता है? सागर में होता है, वो नहीं है। तो कहाँ पे होता है? खंडवा जिले में होता है। और सागर में किसका होता है? तो सागर में होता है पद्माकर समारोह का आयोजन, सागर में हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सहरिया जनजाति का संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बना है? सहरिया जनजाति देखिए मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसमें हमारे गुना, अशुन, शिवपुरी और जिले आते हैं। तो इनमें से किस जिले में है किसका सहरिया जनजाति का संग्रहालय? शिवपुरी में है, मुरैना में है, श्योपुर में है, ग्वालियर में है? तो किस जगह हमें देखने को मिलता है? देखिए, देखने को मिलता है हमारा किस जगह पे जो है? देखिए, जनजाति मध्य प्रदेश के अत्यंत पिछड़ी जनजाति में आती है। कौन? सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना, अशुनर जिले में निवास करती है। सहरिया जनजाति का संग्रहालय जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। किस जिले में मिलेगा आपको देखने को?
श्योपुर जिले में मध्य प्रदेश का जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवाला यानी श्योपुर जिले में आपको देखने को मिलता है। बेंगा जनजाति द्वारा रीना नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? देखिए रीना नृत्य बेंगा जनजाति द्वारा कब किया जाता है? बारात के आगमन पर, होली के, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी देखता रहे, देखिए दीपावली के अवसर पर या प्रेम प्रसंग पर। तो चारों में से कौन सा हमारा सही है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हमारा, तो देखिए सवाला है हमारा सही। बेंगा जनजाति द्वारा रीना नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा बिल्वा नृत्य जो है प्रेम प्रसंग पर किया जाता है तथा परधोनी नृत्य का आयोजन बारात के आगमन पर किया जाता है। तो इस तरीके से जो नृत्यों का आयोजन बेंगा जनजाति में किया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सौंदर्य की देवी नर्मदा किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? कवि प्रदीप की है, नंदुलारे वाजपेयी की है, श्री कृष्ण सरल की है या अमृतलाल बेगड़ की है? तो किसकी आपको मिलती है कविता? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 8 नंबर का। देखिए ये है हमारी किसनी, अमृतलाल बेगड़ की है कविता है। तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, नर्मदा कितनी सुंदर हो, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, और सारी रचनाएं किसकी हैं? अमृतलाल बेगड़ की हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला, इसे यानी द वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे अगर आपको पूरा सिलेबस जो है यूनिट वाइज कवर करना है तो आप चैनल को अच्छे से विजिट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आप इस जो चैनल को रिकमेंड कर सकते हो, इस वीडियो को भेज सकते हैं, जिससे उन्हें फ्री FLT मिल जाएंगी। और हमारा जो FLT है वह हम पूरे जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग करवाते हैं, और जिस टाइप से MPPSC क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप में हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल सुमेलित नहीं है? कौन सा जो धार्मिक स्थल है वह सुमेलित नहीं है? देखिए कुंडलपुर में जैनों का धार्मिक स्थल है, बांकतपुर में हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल इंदौर में है, और माँ शारदा का जो मंदिर है वह मैहर में है। तो देखिए इसमें हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिल सके। तो इसलिए हम क्वेश्चनों को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को में लगभग 3 या 4 5 क्वेश्चन कवर हो जाएं। ठीक है, तो आप अगर वीडियो को आप स्किप करते रहोगे तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि वीडियो को स्किप ना करें, हम सारी वीडियो देखें। और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित है आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी, और हो सकता है कि इसमें से जिस ये क्वेश्चन आपने पढ़े हैं एज इट इज क्वेश्चन आपको PSC में भी देखने को मिल जाएं। तो आपको कोशिश करनी है कि वीडियो को स्किप ना करें और अच्छे से क्वेश्चन को देखें, और उसके बाद आप आंसर भी देखें। अगर आप 2-4 क्वेश्चन देख के इस वीडियो को बंद कर देंगे तो फिर आपको देखने का भी कोई आपको सेंस नहीं निकलने वाला। चलिए तो हम देख लेते हैं। देखिए 9 वाले का हमारा क्या आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए सवाला। कौन सा सुमेलित सही नहीं है? देखिए पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल देवास में है तथा अन्य सभी सुमेलित हैं। तो पुष्पगिरी यहाँ पे हमने क्या दिया था, देखिए पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे, इंदौर में, तो गलत है, इंदौर में नहीं है। तो पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल आपको कहाँ मिलेगा देखने को, देवास में मिलता है। और बाकी सभी सही है, यानी कुंडलपुर की बात करें तो वो कहाँ पे है, जैन तीर्थ स्थल है एक। ठीक है, बांकतपुर कहाँ पे है, देखिए ये भी एक धार्मिक स्थल है। कुंडलपुर बांकतपुर दोनों कहाँ पे हैं, ठीक है, दोनों कहाँ पे हैं, देखिए एक धार्मिक स्थल है दोनों, और इसमें दतिया में आपको देखने को मिलते हैं। और माँ शारदा का आपको जो मंदिर है वो सतना में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, चंद्रशेखर आजाद परियोजना किस उपनाम से, जिसे जोबट परियोजना उपनाम से भी जानते हैं, वह किस नदी पर है? चंद्रशेखर आजाद परियोजना का नाम उपनाम क्या है, जोबट परियोजना। अब है किस नदी पर है, माही पर है, हथनी पर है, चोरल पर है, वैनगंगा पर। तो हमें किस नदी पर देखने को मिलती है? देखिए मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नर्मदा नदी की सहायक नदी है एक हथनी, उस पर हमें जोबट परियोजना देखने को मिलती है। जिसका उपनाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है वह यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सी जो नदी है वो यमुना में नहीं मिलती है? ठीक है, तो केन नदी है, सिंध है, दसान है, टोंस नदी है। इन चारों में से कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो देखिए टोंस नदी गंगा में जाकर मिलती है, जो सीधे सतना की मैहर तहसील के कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। टोंस नदी कहाँ पे मिलती है? पहली बात गंगा में मिलती है। अब कहाँ से निकलती है? सतना जिले की मैहर तहसील के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और कैमूर पहाड़ी में क्या स्थित है, तमसा कुंड है नामक जलाशय से निकलती है। और बात करें 265 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और रीवा से होते हुए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां
बेलन तथा बीहड़ हैं, किसकी? टोंस नदी की। ठीक है, तो हमें याद रखना। देखिए कितनी सारी जानकारी हो गई हमारी। तो यहाँ पे किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। कितनी लंबाई? 265 किलोमीटर है। किस जगह से निकलती है? तो मेहर के तहसील के कैमूर के तमसा कुंड से निकलती है। और सहायक नदी कौन कौन सी है? बेलन और बीहड़ नदी है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1960 को हुई थी। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा उत्पादन तथा मलाजखंड जिला बालाघाट में आता है। मलाजखंड जो बालाघाट में आता है तांबे के लिए विख्यात है। सही नहीं है, ध्यान रखना। यानी हमें देखना है कि इसमें 3 सही है और 1 गलत है, उसको देखना है। मध्य प्रदेश का सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना 1960 में हुई थी। तो 3 सही है, 1 गलत है। वह गलत वाला हमें बताना है। तो हम 12वें क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 को हुई थी। अन्य सभी सही हैं। तो इसमें जो देखिए कब हुई थी स्थापना, ये वाला गलत है। 19 जनवरी 1960 में नहीं, 1962 में हुई थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे याद रखना है किस में हुई थी? 1962 में। ठीक है ना, बाकी सभी हमारे जो हैं वो सही हैं, तो आप उन्हें याद रख सकते हैं। इन्हें आप 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद भी रह जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है उस पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? देखिए, वर्षा के संबंध में कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान होशंगाबाद, जिसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहते हैं। किसे? होशंगाबाद। होशंगाबाद सबसे बड़ा स्थान मंडला होशंगाबाद है। देखिए मंडला नहीं आएगा यहाँ पे, होशंगाबाद ही आ जाएगा, है ना। और मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटने लगती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला भिंड है, जहां मात्र 155 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कौन सा सही है? देखिए 3 गलत हैं, 1 सही है। अब अपोजिट है, आपको यह नहीं कि कौन सा सही नहीं है। 3 गलत हैं इसमें, 1 सही है, उसको देखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए हम क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर हो जाएगा हमारा सवाला। सा की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश की औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है, तो पहला गलत हो गया। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाने वाला स्थान पचमढ़ी में है, जो होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंडी है, परंतु वहां पे वर्षा जो है केवल वर्षा की बात करें तो 55 सेंटीमीटर होती है, ना कि 155 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो भी गलत हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सा हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व तथा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की जो मात्रा है वह क्रमशः घटने लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना सिपरी जिले में स्थित है। महेश्वर जल विद्युत परियोजना खरगोन में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। कितनी मेगावाट? 1200 मेगावाट। बीर सिंहपुर जल विद्युत परियोजना उमरिया जिले में स्थित है। चांदेल प्रोजेक्ट खंडवा जिले में स्थित है, जिसमें 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा सही नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। सही से क्वेश्चन पढ़ें, सही से उसके ऑप्शन पढ़ें, उसको समझें, यह बहुत जरूरी है। चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए महेश्वर परियोजना खंडवा में नहीं जबकि खरगोन में स्थित है, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 450 मेगावाट नहीं है जबकि 1200 मेगावाट है। तो यह वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है कथन। यानी उन्होंने गलत कथन के बारे में पूछा था और हमने गलत कथन बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, देखिए उसमें निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों को उनके उद्योगों से मिलाइए और बताइए कि कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? देखिए हीरा मिल्स मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है, पहला क्वेश्चन। कृषि उपकरण पंप एवं पंपिंग सेट जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले जो खंडवा जिला है वहां पर स्थित है। क्या क्या? कृषि उपकरण एवं पंपिंग सेट बनाने के जो उद्योग हैं वह खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है कपड़ों की रंगाई से संबंधित क्लेडरिंग पार्क। कपड़ों की रंगाई से संबंधित क्लेडरिंग पार्क उज्जैन जिले में स्थित है। या पावर एल्कोहल प्लांट रतलाम में स्थित है। सही नहीं है, वो वाला बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए हीरा मिल्स जो है पन्ना जिले में नहीं है, हीरा मिल्स है हमारे उज्जैन जिले में। और यहाँ पे हीरे का नहीं, कपड़े का उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र का कारखाना है, उसका नाम रखा गया है हीरा मिल्स। तो हमारा ए वाला गलत हो गया, और तीनों बाकी जो है वो सब सही हैं। तो 3 को आप याद कर लें, है ना। और हमारा आंसर
यहाँ पे हीरा मिल्स आप क्या याद रखना है, आपका उज्जैन में आपको देखने को मिलता है सूती वस्त्र का कारखाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए 16 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था। देखिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है 3 बार। कब हुआ है? 3 बार हुआ है, 77, 1980, 1992, 90 से 92 के तब। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो 3 जो मुख्यमंत्री हैं उनके समय हुआ होगा, तो किस किस के समय हुआ है? देखिए श्यामचरण शुक्ल पहला है, सुंदरलाल पटवा या अर्जुन सिंह या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए केवल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब बात करते हैं कब कब हुआ है। देखिए 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक। 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक पहली बार हुआ। दूसरी बार हुआ 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक। तीसरी बार हुआ हमारा देखिए 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। ये सबसे लंबा समय तक चला था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सवाला, यानी अर्जुन सिंह के समय राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, और सुंदरलाल के समय भी हुआ, और श्यामचरण शुक्ल के समय भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो 3 बार हुआ है। आपने देख ही ली, डेट भी देख ली, आपने महीने भी देख लिए, आपने साल भी देख ली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्रियों के संबंध में गलत। देखिए जो यूनिट है उसमें देखे भी रखा है कि किस किस जो पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो यूनिट आप देखोगे तो आपको यूनिट जो है 5वीं यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पे, है ना, मध्य प्रदेश से रिलेटिव। चलिए हम देख लेते हैं। आपको जो है मध्य प्रदेश के जो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पहला क्वेश्चन है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को राजनीति में राजनीतिक चाणक्य के उपनाम से पुकारा जाता है। वीरेंद्र कुमार सखेला प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक राजा हरिश्चंद्र मुख्यमंत्री पर, जबकि एक बार में सबसे कम समय के लिए कार्यकाल अर्जुन सिंह का रहा था, मात्र 1 दिन। तो कौन सा हमारा जो कथन है वह गलत है? 3 सही है, 1 गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 17 का? देखिए प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कैलाश चंद्र जोशी थे तथा अन्य सभी सही हैं। और वहीं राजा रणेश चंद्र का कार्यकाल 13 दिन का और अर्जुन सिंह का कार्यकाल मात्र 1 दिन का आपको देखने को मिलता है, सबसे कम समय में। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सवाला हमारा आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, कौन सा कथन गलत है? गलत वाला हमें बताना है। नगर पंचायत 5000 से 20,000 आबादी के बीच पाई जाती है। 20 आबादी नहीं, 20,000 आबादी है ना। 5000 से 20,000 आबादी के मध्य बनाई जाती है। नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या में बनाई जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले नगर पालिका का गठन 1864 में हुआ था। मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या 294, नगर पालिका की संख्या 98 और नगर निगम की संख्या 16 है। तो गलत वाला बताना है। 3 सही है, 1 गलत है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 18वें का आंसर? देखिए नगर निगम का गठन 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है तथा अन्य सभी सही हैं। और नगर पालिका का गठन 20,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाता है ब नंबर का। और ब वाले पे हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए ब वाला हमारा हो गया 5 लाख की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाख से अधिक। निम्नलिखित देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों का अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम क्या होगा? इंदौर, जबलपुर। देखिए हमने एक पिछला जो हमारा जो टेस्ट हुआ था जनगणना वाला, आपको उसमें भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल गया होगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए जबलपुर, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? घटता हुआ क्रम हमारा देख लिया, आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। शाह वाला हमारा आंसर हो जाएगा। यानी शाह की बात करें तो देखिए कौन सा, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। इस तरीके से जनसंख्या का घटता हुआ क्रम आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। देखिए 20 नंबर वाले पे पहले क्वेश्चन पढ़ लें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व तथा अधिकतम जनघनत्व। न्यूनतम तो हमें पता है डिंडोरी और अधिकतम क्या है, भोपाल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ नंबर का हो जाएगा। 21 देख लेते हैं हम। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? भिंड मुरैना सरसों उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, सही बात है ना। खंडवा जो है खरगोन कपास उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जिसे सफेद सोना कहते हैं, सही है। मंदसौर अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है और बुरहानपुर में आम का उत्पादन होता है।
तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं, तो बुरहानपुर वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आम नहीं केला का उत्पादन होता है, और 3 सही हैं ऊपर वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश द्वारा मैंगनीज का निर्यात किन जिलों को किया जाता है? देखिए ये भी हम देख चुके हैं आंसर। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? हमारा इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 22वें नंबर की बात करें तो सब वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी दोनों को किया जाता है। किसको? सभी को किया जाता है। ठीक है, जर्मनी को भी, ब्रिटेन को भी, अमेरिका और रूस को किसका निर्यात किया जाता है? मध्य प्रदेश द्वारा मैंगनीज का निर्यात। हाँ सही है ना, तो क्या हो जाएगा? चारों देशों को किया जाता है। सही है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बेंगा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? यानी बेंगा जनजाति संबंधित हमें एक तथ्यों पर विचार करना है। इनके नृत्य कर्मा, सैला, परधोनी, ददरिया हैं। ये साज वृक्ष की पूजा करते हैं। इनके देवता जो प्रमुख हैं वह बूढ़देव हैं। इनका निवास स्थान मंडला, बालाघाट, शहडोल जिला है। इनकी उपजातियां भरोतिया, नरोतिया, रौतेले, रायमैनी, कठमैना आदि हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए गलत की पूछे है, तो गलत हमारा हो जाएगा इसमें। देखिए 23 का आंसर की बात करें तो दवाला हो जाता है, यानी रौतेले उप जनजाति है, कोल की उप जनजाति है। रौतेले जिसमें आया है वो हमारा गलत हो जाएगा, दवाला। रौतेले नहीं है, बाकी सब इसका सही है, ऊपर वाले तीनों। हमारा डी वाला इसका आंसर हो जाएगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए तोमर वंश का अंतिम शासक कौन है? वैसे तो अनंगपाल देखने को मिलता है, लेकिन तोमर की बहुत सारी शाखाएं थी, तो वहां पे आपको डूंगर से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं उन्हीं के आपको अगर आंसर देना है तो आपको यहाँ पे डूंगर सिंह आप लगा सकते हो। वैसे अनंगपाल था आखिरी वाला। ठीक है, तो दिल्ली के तोमर का अनंगपाल आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, तो आप डूंगर सिंह यहाँ पे डूंगरपुर सिंह आप लगा सकते हैं आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए 25 का, मालवा के शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम कंपनी के अंत करने का बीड़ा उठाया था। तो कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले, मालवा का शासक जिसने कंपनी को खत्म करने का बीड़ा उठाया था? तो 25 का हमारा आंसर हो जाता है, देखिए क्या 25 का हमारा हो जाता है यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर जो थे उन्होंने कंपनी को खत्म करने के लिए सबसे पहले प्रयास किए थे मालवा में। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना कब प्रारंभ की गई थी? युवा स्वाभिमान योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25वें का? देखिए 26वें का आंसर हमारा 9 फरवरी 2019 को युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और क्यों की गई थी? देखिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसकी जो है शुरुआत की गई थी। 26 पर आ जाते हैं। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के लिए कितनी राशि हमारी यहाँ पे प्रस्तावित है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 799 करोड़। कितने रुपए हैं प्रस्तावित? हमारा आंसर हो जाएगा देखिए 799 करोड़। ठीक है ना। और बीमा फसल में क्या होता है? फसल बीमा योजना में जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण या किसी रोग लग जाता है, उसके कारण कृषि नष्ट हो गई है, तो उसके लिए जो है बीमित फसल के लिए सरकार के द्वारा जो सहायक अनुदान है वो दिया जाता है। ठीक है, सहायक तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें भी पैसे तो देने ही रहते हैं ना, किस्त तो भरनी ही होगी उन्हें, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे वो प्रीमियम के तौर पर लेते ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए महिलाओं हेतु जीवन शक्ति योजना प्रारंभ कब की गई थी? जीवन शक्ति योजना का प्रारंभ कब किया गया था महिलाओं के लिए? तो है किया गया था हमारा कब? देखिए सब ब वाला हमारा आंसर है। बा की बात करें तो देखिए 25 अप्रैल 2020 को है इसकी शुरुआत की गई थी। और किस लिए की गई थी? देखिए इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और शहरी महिलाओं के लिए इसमें जो मास्क बनाने के लिए दिए थे वो 11 रुपये में मास्क जो है सरकार ने खरीदे थे इसमें। तो हमारा आंसर हो गया क्या? बावाला, यानी 25 अप्रैल 2020 को। मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो मध्य प्रदेश किस प्रकार की? केवल उष्ण कटिबंधीय, केवल मानसूनी जलवायु, केवल उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या सम जलवायु? तो किस तरीके का है सवाल? हमारा आंसर हो जाएगा सा की बात करें तो यानी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की जलवायु है। देखिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तोमर राजवंश, देखिए ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में वीर सिंह ने की थी तथा विक्रमादित्य तोमर वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, होलकर वंश की स्थापना मल्हारराव होलकर तथा सिंधिया वंश राजवंश की स्थापना राणोजी सिंधिया ने की थी।
भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना के एक अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान ने 1723 ईस्वी में की थी। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल का नवाब बना। चंदेल राजवंश की स्थापना नन्नुकदेव चंदेल ने की थी तथा इस वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। तो इसमें से हमारा कौन सा कथन गलत है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 का। देखिए 30 का आंसर हो जाएगा हमारा द चंदेल वंश की स्थापना नन्नुकदेव चंदेल ने ही की थी, परंतु विजय सिंह कलचोरी वंश का अंतिम शासक था, ना कि चंदेल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो किसका था वो? विजय सिंह कलचोरी वंश का था, चंदेल वंश का नहीं था। तो हमारा क्या आंसर हो गया यहाँ पे? हमारा आंसर देखने को मिल जाता है हमारा कौन सा? देखिए द वाला हमारा आंसर हो जाता है। अगला देखिए, इसको सुमेलित करना है, सही सुमेलन कौन सा होगा? भरथरी गायन कहाँ पे गाया जाता है? बदसेवा नागपंथी गायन कहाँ गाया जाता है? और लमटेरा गायन कहाँ पे गाया जाता है? अगर हम गायन की बात करें तो देखिए सही सुमेलन की बात करें तो हमारा हो जाएगा 31-42, यानी अ नंबर का हो जाएगा। आ की बात करें तो देखिए पहले का तीसरा, यानी भरथरी गायन कहाँ पे? मालवा में गाया जाता है। और फिर दूसरे का पहला है, यानी बसदेवा गायन कहाँ पे? बघेलखंड में आपको देखने को मिलेगा गाने को। और नागपंथी की बात करें तो वह है निमाड़ में। और लमटेरा कहाँ पे रह जाएगा? हमारा बुंदेलखंड का आपको मिल जाता है गायन। देखिए सेम ही अगला क्वेश्चन भी है। देखिए चित्रकला है और संबंधित क्षेत्र है। जरोती कहाँ पे? फिर चित्रावन और तिलंगा या सुरैती, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? तो देखिए 32वें का 43-12 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कौन सा हो जाएगा? द नंबर वाला आंसर हो जाएगा। पहले का कौन सा होगा? जरोती कहाँ पे मिलती है? निमाड़ में देखने को मिलती है, चित्रकला है ना। और चित्रावन कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? 3 नंबर की बात करें तो मालवा में। तिलंगा कहाँ मिलता है आपके लिए? बघेलखंड में। और सुरैती कहाँ मिलती है? बुंदेलखंड में। तो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समारोह को उनके संबंधित स्थानों से सुमेलित कीजिए। समारोह को उनके संबंधित स्थानों से सुमेलित करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका? देखिए वो पूछ रहे हैं कि क्या नर्मदा जो उत्सव है उसका आयोजन ग्वालियर में किया जाता है? गजरथ का आयोजन गुना में, और ध्रुपद का आयोजन जबलपुर में, और सबरी कुंभ का आयोजन सीधी में किया जाता है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा सही सुमेलित है? तो गजरथ का आयोजन गुना में होता है, बाकी सब गलत हैं। क्यों गलत हैं? अब देखिए हम इसके आंसर देख लेते हैं। देखिए ध्रुपद आपको देखने को मिलेगा भोपाल में, सबरी कुंभ का महाकुंभ आपको मिलेगा अनूपपुर में देखने को, और नर्मदा महोत्सव आपको मिलेगा जबलपुर में। तो इस तरीके से 3 के जो आंसर हैं वो आपको ये हो जाएंगे, जबलपुर, भोपाल और अनूपपुर। तो इस तरीके से हमारा केवल कौन सा सही भी देखने को मिलता है? हमारा मिलेगा बा वाला, यानी क्या हो जाएगा हमारा? गुना वाला, यानी गजरथ कहाँ पे मिलेगा देखने को? गुना में आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 34, निम्नलिखित मेलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंबार माता का मेला छतरपुर में लगता है, कालूजी तथा बरमान का मेला खरगोन में लगता है, सनकुआ का मेला दतिया में लगता है, पीरउदान का मेला सीपरी में सांबरे ग्राम में लगता है। तो कहाँ का आंसर जो है वो है सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसका आंसर? 24वें का। देखिए 34वें का 34वें का हो जाएगा, कालू जी का मेला खरगोन में लगता है, परंतु बरमान का मेला खरगोन में नहीं लगता है। यह मेला नरसिंहपुर जिले में लगता है। यानी आंसर क्या मिल गया आपको? बी आपको देखने को मिलता है। आधा सही था उसमें, आधा गलत है। कालू जी का मेला तो खरगोन में मिलता है, लेकिन बरमान का नरसिंहपुर में मिलता है, ना कि खरगोन में। तो जे बी वाला यानी ब वाला गलत हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35वां क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। देखिए मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ कृषि पंडित के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी सूक्तियां या कहावतें किसानों के लिए कृषि के मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। पहला है, लोक कवि इसरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। दूसरा, संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निवाड़ से संबंधित है। तीसरा, और जगनिक जो है, देखिए क्या लिखा है, जगनिक बुंदेली के महाकवि कहे जाते हैं, और इनकी रचनाएं आलाखंड तथा परमिल रासो आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? अब हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। 1 और 2, केवल 2 और 3, या उपरोक्त सभी, या सभी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? 35वें का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सभी सही हैं। सारे कथन जिसमें लिखे हैं, इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है, और सारे कथन हमारे सही हो जाएंगे। अब इसका सही सुमेलन करना है कि मध्य प्रदेश कालिदास अकेदमी कब बनी थी, देखिए मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद कब है, हिंदी ग्रंथ अकादमी कब, कला अकेदमी कब बनी है, और साहित्य अकेदमी कब बनी है। तो देखिए
हमारा इसका आंसर हो जाएगा 36वें का। देखिए 36वें का हो जाएगा 45,312, यानी हम बात करें 45,312 यानी सा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पहले का क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर वाला, यानी कालिदास अकेदमी 1970 में बनी है। और आदिवासी लोक कला परिषद कब बनी है, देखिए 5वें नंबर यानी 1980। हिंदी ग्रंथ अकेदमी कब बनी है, 3 नंबर यानी 1969 को। और कला परिषद कला बनी है 1952 में, और साहित्य परिषद 1954 में। तो इस तरीके से हमारा सवाल है इसका आंसर हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक संस्थाओं को सम्मेलन कीजिए। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई है, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई है, मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई है। तो इन सभी को आपको सम्मिलित करना है। देखिए पीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार लघु उद्योग पूछा था, एक बार उन्होंने मध्यम उद्योग वाला पूछा था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3241 यानी 12 नंबर वाला हमारा इसका आंसर मिल जाएगा आपको। पहला देखिए लघु उद्योग निगम की स्थापना कहाँ पे, 1961 में। और फिर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में। निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी, देखिए ब वाला यानी 4 नंबर यानी 1969 में। और मध्य प्रदेश के निर्यात निगम की स्थापना राज्य उद्योग निगम की कहाँ पे हो गई हमारी, देखिए 12 नंबर का था तो 4 नंबर यानी 1969 में। और निर्यात निगम की कौन सी हो जाएगी हमारी, 1 नंबर यानी 1970 में। तो हमारा आंसर ब वाला हो गया है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना विजयनगर में इटली व अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। भेल की स्थापना जापान के सहयोग से 1960 में की गई थी। तेल शोधक कारखाना ओमान देश के सहयोग से सागर जिले में खोला गया। प्रथम रसायन प्रशिक्षण केंद्र तथा जिलेटिन बनाने का कारखाना दोनों जबलपुर में है। तो कौन सा कथन हमारा जो है वह गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, देखिए भेल की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी, ना कि जापान से, यानी बवाल हमारा गलत हो गया। और जापान के सहयोग से कहाँ पे खुला था, मंडीदीप रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना खुला था। अब हम देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, पनिका जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। सीडी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ या सीवरी, ग्वालियर। तो कहाँ पे निवास करती है, 39 का हो जाएगा आ नंबर का। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो सीडी, शहडोल में यहाँ पे निवास करती है। और भील जनजाति जो है पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, कहाँ पे, झाबुआ, अलीराजपुर में। सेरिया हमारे उत्तर पश्चिम में निवास करती है। और बेंगा जो है हमारी दक्षिणी में निवास करती है, पूर्व दक्षिण पूर्वी में, मंडला, बालाघाट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम। देखिए निम्नलिखित में ऐसे कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। केसी रेड्डी, रामकृष्ण शुक्ला, रामकिशोर शुक्ला, भगवत दयाल शर्मा या राम प्रकाश गुप्ता। तो कौन नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल, हमारा आंसर हो जाएगा राम प्रकाश शुक्ला मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के 7वें अध्यक्ष थे जी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ब वाला हमारा राम प्रकाश शुक्ला यानी ब वाला आंसर हो गया। बाघ जनगणना 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। देखिए तो मध्य प्रदेश में देखी जाए तो पूरे भारत के सबसे अधिक बाघ पाए गए हैं। और कितनी हो जाती है कुल संख्या, 526 है। और पूरे भारत में कितने, 2967 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए मोस्ट क्वेश्चन है जी बाघ वाला, है ना। पिछली पीएससी में नहीं आया तो हो सकता है आपकी बार पूछ लें वो इस क्वेश्चन को। किस जिले के प्रवेश द्वार पर महाराजा भवानी सिंह ने न्याय राजमुकुट का रत्न लिखवाया था। उन्होंने लिखवाया था क्या, जो किला था उसके प्रवेश द्वार पर न्याय राजमुकुट का रत्न, उस किले को उन्होंने संज्ञा दी थी एक तरीके से। तो किसने लिखवाया था, किसके, मंडला के किले पे, दतिया के पे, या मंदसौर या बांधवगढ़ के पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस पे, देखिए दतिया के किले पर राजा वीर सिंह बुंदेला ने लिखवाया था। क्या लिखवाया था, न्याय राजमुकुट का रत्न। ठीक है, दतिया जिले में राजा वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान कब दिया गया था। 2000 को, 2013 को, 2007 को, 2010 को, कब दिया गया था। तो जो आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया था हमारे 2007 में दिया गया था। कब दिया गया था, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 30 मार्च 2007 को। जो कुल सीटों का 50% पंचायती जो निकायों में देने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। 44वां क्वेश्चन है, देखिए मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाने वाला हरमंदिया टापू कहाँ पे स्थित है। खरगोन में, खंडवा में, बैतूल में या होशंगाबाद में। तो हमें ये देखने को मिलता है कहाँ पे, देखिए खंडवा जिले में आपको देखने को मिलता है।
और इंदिरा गांधी बांध के पीछे हनुमंती टापू स्थित है, मध्य प्रदेश का गोवा कहते हैं इसको। और इसके अलावा यहाँ पे संत सिंगाजी की समाधि का दार्शनिक स्थल भी आपको देखने को मिल जाता है। अब हम आते हैं 45वें क्वेश्चन नंबर पे। देखिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? यूरेनियम का उत्पादन शहडोल में, टंगस्टन का सीधी में, एस्बेस्टस का झाबुआ में और कोयला का सोहागपुर में। तो देखिए, हम बात करें तो इसका कौन सा सही नहीं है वो वाला बताना है। तो 45वें का आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, कि जो टंगस्टन का उत्पादन है होशंगाबाद जिले के आगर गांव में होता है। ठीक है, और बाकी सभी तो हमारे सही हैं, यानी सा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सा यानी टंगस्टन का उत्पादन सीधी में नहीं होता, कहाँ पे होता है? होशंगाबाद जिले के आगर गांव, शहडोल कौन सा जिला था हमारा? होशंगाबाद जिले के आगर गांव में। ठीक है, और बाकी सभी सही हैं। ठीक है ना। खुशबू के शिलालेख किसकी कृति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की, भवानी प्रसाद मिश्र की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या माखनलाल चतुर्वेदी की? तो किसकी जो कवि वो है, जो रचना है 46वें का आंसर की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। इसके अलावा उन्होंने गीत फरोश, गांधी पंचसती, अंधेरी कविताएं आदि भी इनकी लिखी हुई कविताएं आपको देखने को मिलेंगी। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? देखिए, दर की बात तो हमने पहले देख ही ली थी, तो अब सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो होशंगाबाद जिले में होता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का नवीन जिला बना है निवाड़ी, 52 बाब है। कब बना था? देखिए, कब बना है? 1 अक्टूबर 2018 को वह जिले के रूप में जो अस्तित्व, जिले का जो अस्तित्व है उसको मिला था। कब? 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, उसमें 3 तहसील हैं, ओरछा है, निवाड़ी है और पृथ्वीपुर है। 3 तहसीलें शामिल की गई हैं और प्रदेश का 52वां जिला बन गया है। और किससे अलग हुआ था? टीकमगढ़ से अलग हुआ था। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सही सुमेलित नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित है, सम्राट अशोक सागर परियोजना सोन नदी पर, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बारगी नदी पर, और तवा परियोजना जो है तवा नदी पर होशंगाबाद में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बवाला, यानी बवाला सुमेलित नहीं है। देखिए, सम्राट अशोक सागर परियोजना सोन नदी पर नहीं है। और किस नदी पर है सम्राट अशोक परियोजना जो है हमारी आपको देखने को मिलेगी? देखिए, सम्राट अशोक परियोजना हलाली नदी पर आपको देखने को मिलती है, जिसे हलाली परियोजना के नाम से जाना जाता है। विदिशा में स्थित है, 37,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। आखिरी क्वेश्चन है देखिए 50 नंबर का। देखिए, हमने जैसे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एक ही वीडियो में 2 घंटे की हो भले ही कि हम उसको 100 क्वेश्चन को ही कवर कराएं। वैसे हमने 2 पार्ट में डिसाइड किया है कि आपको 50 क्वेश्चन और उसकी डिस्क्रिप्शन आपको 50-50 क्वेश्चन में आपको दे देते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा आप फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन वो हमारा यही रहेगा, लेकिन हम 52 तक तो बता ही देंगे आपको देखने के लिए। तो कुंवारी नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? विदिशा के पठार से, सिवनी के पठार से, रायसेन के पठार से या सागर के पठार से? तो कहाँ से देखने को मिलती है हमारी कुंवारी नदी, कहाँ से निकलती है? देखिए, 50वें का आंसर हमारा हो जाएगा कुंवारी जो है सीवरी के पठार से निकलती है। भिंड की लाहर तहसील से तो भिंड की लाहर तहसील की सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी? कुंवारी नदी सीवरी के पठार से निकलती है। ब वाला हमारा आंसर हो जाता है। और देखिए, 51वां क्या है? 52 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो कौन सा है? बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, संजय गांधी है, डायनासोर है। तो हमारा बांधवगढ़ जो है 52 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। और कब बना था? ये 1967 में बना था। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है और उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और FLT कैसी लगी कमेंट करके बताएं आप। और आप एक ही वीडियो में सारा कंबाइन करके चाहते हैं या सेपरेट चाहते हैं, उसे भी आप कमेंट करें। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।